आज की इस वीडियो हम लोग चर्चा करें DNR रूल्स पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो दोस्तों, DNR रूल्स पर मैंने अभी तक दो पार्ट में एक वीडियो बनाया था जिसमें कि सारे रूल्स को एलेबोरेट किया था। तो उन सभी जो दोनों वीडियोज़ हैं उनको अगर आप देख लेंगे तो उसके बाद में आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करने में बड़ा इजी हो जाएगा और आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी LDC एग्ज़ाम की या कोई भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप और मैं मिलकर उस मंजिल को हम लोग मिलकर हासिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ ये चैप्टर एक ऐसा है कि जिसमें कि बीइंग एन रेलवे एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय को ये चीज़ की जानकारी होना चाहिए DNR रूल्स के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके ऊपर 3-4 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो ये रहा है स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये जो 135 क्वेश्चन, इन्हीं में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कोई इस तरह से घुमा फिरा के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने जो ग्रीन में किया है वो आंसर है और जो उस पर हम लोग धीरे धीरे चर्चा करते हुए चलेंगे। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो अंडर DNR रूल व्हाट इज़ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिलेटेड टू। तो इसमें दोस्तों ये SF5 पर जब दिया जाता तो उस समय प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, हालांकि इसका मुझे कहीं कुछ पढ़ने में मेरा कोई ऐसा नहीं आया कहीं पर भी, लेकिन SF5 देने से पहले ये देखा जाता है कि उसको SF5 दिया जाए या SF11 दिया जाए। तो इस कंडीशन में उसको जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको कहीं कुछ मिलती है इसकी जानकारी तो कृपया कमेंट्स में मुझे भी बताएं। Under which rule the railway servant DNAR rules 1968 the appellate authority can act as revising authority। अपीलेट अथॉरिटी रिवाइजिंग अथॉरिटी के रूप में कब काम कर सकती है, इसका दिया हुआ उल्लेख किया हुआ है रूल नंबर 25 में। ठीक है दोस्तों, अब समझ लेते हैं प्रोविजन ऑफ ऑनरेरियम और इंक्वायरी ऑफिसर इन द कंडक्ट ऑफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी आउट ऑफ विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन। विभागीय जांच को सतर्कता जांच से अलग हो, जांच अधिकारी को विभागीय जांच के लिए मानदेय देने का प्रावधान है। तो दोस्तों है इसके लिए प्रावधान। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल DNAR डज स्पेसिफाई द पेनल्टीज। पेनल्टीज के बारे में ज़्यादातर ये रूल पूछा जाता है। रूल नंबर 6 में सारी पेनल्टीज दी हुई है। 6 माइनर पेनल्टी है और 5 मेजर पेनल्टी, टोटल 11 पेनल्टीज के बारे में इसमें दिया गया रूल नंबर 6 में। रूल नंबर 11 में दिया हुआ माइनर पेनल्टी के बारे में किस तरह उसकी प्रोसेस रहेगी। रूल नंबर 9 में मेजर पेनल्टीज के बारे में दिया है। बोर्ड ऑफ इंक्वायरी अपॉइंटेड बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। बोर्ड ऑफ इंक्वायरी जो होती है उसमें कितने मेंबर होना चाहिए, कम, नॉट लेस देन 2, 2 से कम मेंबर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं। विच स्टैंडर्ड फॉर्म इन डिज़ाइन डेसिग्नेटेड बाय द इंक्वायरी ऑफिसर। तो इंक्वायरी ऑफिसर के को अपॉइंट करने के लिए, डेसिग्नेट करने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है। SF7 भरा जाता है इंक्वायरी ऑफिसर के लिए और SF8 भरा जाता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए, PO के लिए। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वाइल पासिंग ऑर्डर इम्पोजिंग द पेनल्टी शुड वेरिएबली पास। डिसिप्लिनरी जो अथॉरिटी है जब वो अपना पेनल्टी इम्पोज करने के लिए जो ऑर्डर देती है उसको बोला जाता है स्पीकिंग ऑर्डर। ऑल DNR केसेज आर कंप्लीटेड विद इन द मॉडल टाइम शेड्यूल फिक्स्ड बाय रेलवे बोर्ड। तो जो सभी DNR मतलब SF5 वगैरह है उनको 150 डेज में उसको मतलब कंक्लूजन पे पहुंचना के लिए एक मॉडल टाइम शेड्यूल दिया हुआ है। हु इज़ द रेलवे अथॉरिटी टू मेक रूल ऑन RS DNR रूल्स। तो इसमें वन एंड ओनली पर्सन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है जो उसको बनाने के लिए कॉम्पिटेंट है। If the disciplinary authority of charge official is also involved in the same case, मतलब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी अगर चार्ज ऑफिशियल के साथ उसमें इन्वॉल्व होता है तो दिस केस शुड बी डील्ड विद बाय द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी जो रहेगी वो उसको डील करेगी। इफ द डिसिप्लिनरी केसेस इनिशिएटेड अगेन रेलवे सर्वेंट रूल्स सब्सिक्वेंटली ही इज एक्सपायर्ड हिज केस शुड बी। तो उसके केस को क्लोज कर दिया जाएगा। अगर मान लो इनिशिएट किया था है ना और उसके बाद वो एक्सपायर्ड हो जाता है तो दिस द केस शुड बी क्लोज, क्योंकि जब एम्प्लॉई नहीं है तो उसके केस को करके नो मीनिंग, देयर इज नो मीनिंग। जब मतलब व्हाट शुड द करेक्ट प्रोसीजर व्हेन अ फाइल्ड चार्जशीट रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन एंड एडिशन। अगर कोई ऐसी चार्जशीट इशू कर दिया जिसमें मॉडिफिकेशन या एडिशन करना ज़रूरी है
तो उस कंडीशन में पहली वाली चार्जशीट को कैंसिल किया जाएगा और उसके रीज़न के साथ फिर दूसरी चार्जशीट उसे इशू की जाएगी। अब दिया जो है विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज फॉर यूजिंग ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन। तो इसके लिए डीम्ड सस्पेंशन के लिए SF2 होता है दोस्तों, SF1 होता है सस्पेंड करने के लिए सस्पेंशन, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, SM2 होता है डीम्ड सस्पेंशन, SF4 होता है सस्पेंशन रिवोक करने के लिए, SF3 होता है जब सस्पेंशन के दौरान जो एम्प्लॉई है डिलिंक्वेंट एम्प्लॉय है अगर उसको एक अपने तरफ से एक सर्टिफिकेट देना होता है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके दौरान कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, जॉब नहीं कर रहा है। हाउ मच एनेक्सेड आर अटैच्ड विद द मेजर पेनल्टी चार्ज मेमोरेंडम। SF5 जब दिया जाता है तो उसके दौरान दोस्तों 4 चार्जशीट दी जाती है, ठीक है। तो 4 चार्जशीट नहीं, 4 उसमें एनेक्सर दिए जाते हैं, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, एनेक्सर 4। तो ये SF5 के दौरान दिया जाता है। A railway servant punished with stoppage of increment simultaneously is going to promotion to next grade. The penalty will affect promotion of the grade of the same period। मतलब उस पीरियड के दौरान उसका प्रमोशन नहीं होगा। नो प्रमोशन फॉर द सेम पीरियड बट नो सीनियरिटी लॉस। उस पीरियड में जब तक उसको पेनल्टी का पीरियड है उसका, उस पीरियड में प्रमोशन नहीं होगा, लेकिन जब बाद में जब होगा तो उसको प्रॉपर सीनियरिटी दी जाएगी। मतलब कुल मिला के उसका प्रमोशन का लॉस सिर्फ उसी पीरियड के दौरान का रहेगा, बाद में वो रिस्टोर हो जाएगा, सीनियरिटी वापस मिल जाएगी। अ पर्सन अपॉइंटेड डायरेक्टली टू द पोस्ट या ग्रेड टाइम स्केल कैन बी रिड्यूस्ड। मतलब कर्मचारी जिसकी नियुक्ति सीधे वेतन के एक पोस्ट ग्रेड या टाइम स्केल के साथ की गई हो, उस कर्मचारी को शास्ति के रूप में लोअर स्केल या सेवा या उस पोस्ट पर की जा सकती है जिस पर कभी नहीं था। तो इस पर दोस्तों ये नहीं की जाती। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एम्प्लॉई है जो डायरेक्ट ML6 में आया है, तो अगर मान लो उसको लोअर ग्रेड पे या उसे लोअर टाइम स्केल पनिशमेंट के दौर लाया जाता है, तो उससे ML6 से नीचे उसको नहीं लाया जाएगा, ML4 ML5 पे नहीं लाया जाएगा। ML6 जो जिस पोस्ट पर उसने कभी काम नहीं किया उस पर उसको नहीं लाया जाएगा। रूल नंबर 16 देखते हैं। एक्टिंग रेलवे सर्वेंट कैन अलाउड टू एक्ट एज डिफेंस काउंसिल। तो ये 2 केसों में डिफेंस के ARE का काम कर सकता है अगर सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय है तो। और 5 में जो है रिटायर्ड होता है वो कर लेता है। और 7 केसेस में जो 5 केसेस में जो ट्रेड यूनियन का जो रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन के जो वॉलेंटियर्स हैं वो करते हैं, और 7 केसेस में रिटायर्ड एम्प्लॉय करता है। तो हाउ मच डीलिंग रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय असिस्ट एज ए सेवानिवृत्त कर्मचारी बचाव सहायक के रूप में कार्य कर सकता है, तो 7 केसेस में एट ए टाइम कर सकता है। विच डिडक्शन फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस कैन बी मेड। इनमें से कौन सा डिडक्शन है जो सब्सिस्टेंस अलाउंस के नॉट बी इनमें से नहीं किया जा सकता है। तो PF का सब्सक्रिप्शन होता है जो कि सब्सिस्टेंस अलाउंस में से नहीं किया जाता। हाउस रेंट लिया जाएगा, इनकम टैक्स लिया जाएगा, PF सब्सक्रिप्शन उसमें से डिडक्शन नहीं किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस। सब्सिस्टेंस अलाउंस में से किस को प्रोहिबिटेड किया गया है, मतलब वर्जित किया गया है। तो हाउस रेंट लेना चाहिए, इनकम टैक्स लेना चाहिए, कोर्ट अटैचमेंट को वर्जित किया गया है उसमें से। अब देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग सस्पेंशन। सस्पेंशन के दौरान निम्न में से क्या वर्जित है। तो सस्पेंशन के दौरान इस अवधि में बिना अनुमति के मुख्यालय परित्याग करना नहीं कर सकता है। मतलब ये उसको वर्जित किया गया है कि आपको मुख्यालय नहीं छोड़ना, हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है उसको, सुविधा पास का उपयोग नहीं कर सकता है, सुविधा पास का उपयोग वो कर सकता है, निलंबन में वेतन वृद्धि ले सकता है, ये भी नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर रहेगा ड्यूरिंग द पीरियड। अब व्हेन द रेलवे एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन बट ओनली माइनर पेनल्टी इज इम्पोज, द ट्रीटमेंट ऑफ द सस्पेंशन पीरियड इज उसको एज ए ड्यूटी माना जाएगा दोस्तों। डाइज नॉन कौन क्या होता है। तो डाइज नॉन होता है कि मीन्स अ डे विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ड्यूटी फॉर एनी पर्पज। किसी भी काम के लिए उसे ड्यूटी नहीं ट्रीट किया गया। इट डज नॉट कंसिस्ट ब्रेक इन सर्विस, लेकिन इसका ब्रेक सर्विस ब्रेक में इसको काउंट नहीं किया जाता, मतलब सर्विस ब्रेक नहीं होती वहाँ पर, उसको बोलते हैं डाइज नॉन। If an employee is placed under suspension on the date of retirement, under who is competent sign the charge sheet।
मतलब यदि एक कर्मचारी सेवानिवृत्ति के दिन निलंबित होता है और ऐसी स्थिति में चार्जशीट पर कौन हस्ताक्षर करेगा, तो चार्जशीट शैल बी साइंड बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एज ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट। मतलब जिस चार्जशीट पर प्रशासनिक अधिकारी सेवानिवृत्ति के दिन हस्ताक्षर करेगा उस पर। स्टिफ मेजर पेनल्टी नेमली, स्टिफ मेजर पेनल्टी का मतलब होता है मतलब कंपलसरी रिटायरमेंट। मेजर पेनल्टी का मतलब ये हो गया कि कंपलसरी रिटायरमेंट। इसका दोस्तों थोड़ा सा डाउट है कि इनमें से क्या आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको ब्लू में लिखा है। इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेना कि क्या आना चाहिए, तो क्योंकि जी मीनिंग ज़्यादा मुझे समझ में आ नहीं पाया। अ रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज इंटाइटल टू हैव पास फॉर अटेंडिंग PNM JCM। पास होने के लिए मतलब JCM में शामिल होने के लिए उसे पास दिया जा सकता है रेलवे सर्वेंट अगर सस्पेंशन में है तो। और डिफेंस काउंसिल का काम भी कर सकता है वो। इसमें देखा जाए तो इसका आंसर ये भी होना चाहिए और ये भी हो सकता है, दोनों। डिफेंस काउंसिल में भी वो सस्पेंशन के दौरान काम कर सकता है। इस चीज़ को भी थोड़ा सा कंफर्म कर लेना। द एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन कैन बी कॉल टू अपीयर द रिटन एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन टू द प्रमोशन। एक निलंबित कर्मचारी को पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षा के चयन में शामिल होने पर बुलाया जा सकता है। मे बी कॉल टू अपीयर ड्यूरिंग सस्पेंशन, सस्पेंशन के दौरान उसे बुलाया जा सकता है लिखित परीक्षा के लिए। अब कंपेशनेट अलाउंस इन रिमूव्ड एम्प्लॉय में भी ग्रांटेड अंडर कंपेशनेट अलाउंस सस्पेंड। मतलब दोस्तों अगर मान लो उसको डिसमिसल या रिमूवल किया गया तो उस कंडीशन में उसको कंपेशनेट अलाउंस दिया जाता है, ग्रेजुटी नहीं दी जाती है। तो ये जो होता है ये रूल नंबर 65 और पेंशन रूल 1993 के द्वारा उसको ये फैसिलिटी दी जाती है। एक्शन ऑन कंपेशनेट ग्राउंड नॉट एक्सीडिंग 2/3 ऑफ द पेंशन। तो ये जो कंपेशनेट अलाउंस होता है वो मैक्सिमम 2/3 ऑफ द पेंशन मिलता है, कि अगर उसको 100 रुपीज़ देना है तो 66 रुपीज़ ही उसको कंपेशनेट अलाउंस दिया जाएगा मैक्सिमम। एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन हु रिपोर्ट सिक एलिजिबल टू ग्रांट ऑफ सिक लीव। तो दोस्तों उसे सिक लीव ग्रांट नहीं की जाती क्योंकि ऑलरेडी वो घर पर ही रहता है, उसे सिक देने की ज़रूरत नहीं होती। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म आर यूज्ड इनिशिएटिंग एक्शन अगेंस्ट रेलवे अंडर DNAR रूल। तो इसमें दोस्तों वैसे तो 16 मतलब 14 ऐसे 14 तक है, लेकिन इसमें से 11 जो है एम्प्लॉय को के विरुद्ध काम करने के लिए होते हैं। बाकी जो होते हैं वो डिपार्टमेंटली प्रोसीजर के थ्रू होता है। तो इसमें आंसर आई थिंक 11 ही आएगा, लेकिन ऐसा कहीं लिखा हुआ ऐसा मिलता नहीं है। सिर्फ ये मेरा ओपिनियन है कि मेरे हिसाब से 11 आना चाहिए। A railway servant punishment with stoppage of increment specified period and become due to promotion should be promoted। तो जब उस तक उसका पेनल्टी रहेगा तब तक, लेकिन उसके बाद में उसको आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पेनल्टी उसको प्रमोट किया जाएगा। A railway servant shall deemed to have been placed under suspension if he has been put up in police custody for a period। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि अगर 48 घंटे से ज़्यादा उसको पुलिस कस्टडी में रहा तो उसे सस्पेंड माना जाएगा, डीम्ड सस्पेंशन। 50% सब्सिस्टेंस अलाउंस ग्रांटेड अंडर रूल नंबर 1342 का R सेकंड के अनुसार उसको ये 50% सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है। बाद में जब रिव्यू कमेटी बैठती है तो उसको 25% बढ़ाया जा सकता है, 25% घटाया भी जा सकता है अगर सस्पेंशन का पीरियड बढ़ाना है तो। रिव्यू ऑफ सस्पेंशन केस इज अंडर आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद रिव्यू किया जाता है सस्पेंशन का। अब देख लें रनिंग स्टाफ के लिए रनिंग कर्मचारी का निर्वाह भत्ते की गणना की राशि क्या है। तो उसके बेसिक में 30% मिलाया जाता है, उसके बाद में उसकी गणना की जाती है। मैंने एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन इज इक्विटेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ से अगर उसको इक्विटेड कर दिया गया है, बरी कर दिया है, निर्दोष साबित हुआ है, तो फुल पे और अलाउंसेज आर ग्रांटेड। तो ये जो है इसका मुझे ये कहीं पूरा रूल मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे ये चीज़ पढ़ने में नहीं आई है। लेकिन आई थिंक ये आंसर फुल पे और अलाउंसेज से ग्रांट होना चाहिए, लेकिन इस पर मेरे श्योर नहीं है मुझे 100%। अगर कहीं से कुछ जानकारी मिलती है तो कमेंट ज़रूर करें। कंपलसरी डिडक्शन फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस, निर्वाह भत्ता से अनिवार्य कटौती, हाउस रेंट की जो कटौती है वो अनिवार्य रहेगी उसमें से।
ग्रुप सी और डी एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन में भी गिवन 1 सेट ऑफ पास, कैलेंडर ईयर में एक सेट पास दिया जाता है। लेकिन अगर मान लो सस्पेंड होने से पहले अगर उस कैलेंडर ईयर का वो एक पास ले चुका है तो फिर उसे दूसरा पास नहीं दिया जाएगा। कैन अ रेलवे सर्वेंट प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन एक्ट एज डिफेंस हेल्पर, तो सस्पेंड एम्प्लॉय डिफेंस हेल्पर का काम कर सकता है, जैसे पहले मैं बताया था। इंटीमेशन पीरियड ऑफ रेवोकेशन ऑफ सस्पेंशन नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय कॉस्ट रेड हैंडेड वाइल एक्सेप्टिंग ब्राइब इन द ट्रैप केस। रेड हैंडेड अगर कहीं पकड़ा गया है ट्रैप केस में तो उसे जहाँ तक 6 महीने का उसको निलंबन का पीरियड होता है। नेक्स्ट, इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी अंडर द रूल। तो रेलवे में दोस्तों एक रूल है जिसके कारण कि एम्प्लॉय की बिना इंक्वायरी के उसको रिमूवल या डिसमिजल किया जा सकता है, वो है रूल नंबर 14 का सेकंड। और इस रूल के आधार पर उसको डायरेक्ट बिना इंक्वायरी के डिसमिजल या रिमूवल किया जा सकता है। डीएनआर रूल 1968 विल नॉट अप्लाई, किस पर? अप्रेंटिस पे अप्लाई नहीं होगा, कैजुअल लेवल टेम्प्रेरी स्टेटस वाले पे अप्लाई होता है और परमानेंट एम्प्लॉय पे तो। वन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन डिवीजन टू अनदर डिवीजन, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका ट्रांसफ़र हो गया है और वहाँ जाकर वो नए स्थान पर जाके रिपोर्ट नहीं करता है तो उस कंडीशन में उस पर कार्रवाई के लिए जो डीए अथॉरिटी रहेगी वो न्यू प्लेस की, वो ही उस पर एक्शन ले सकती है। द नोटिस ऑफ फाइनल पेनल्टी शुड बी साइंड बाय, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा साइन की जाएगी पेनल्टी इम्पोज करने के लिए। What should be appropriate disciplinary authority to stop working under the administrative control of DOM misconduct pertain to violence the commercial rule। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि जिस अथॉरिटी के अंडर में वो एम्प्लॉय वर्किंग कर रहा है, चाहे उसने मिसकंडक्ट किसी भी फील्ड में किया हो, कॉमर्शियल में किया हो या सेफ्टी में किया हो, कुछ में भी किया, लेकिन उसको चार्जशीट जो देगा उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी ही उसे चार्जशीट देता है। तो इसलिए जो अगर ये स्टाफ वर्किंग अंडर डीओएम है तो उसको डीओएम या सीनियर डीओएम ही उसको चार्जशीट देंगे। भले रिकमेंड उनके सेफ्टी द्वारा किया जाएगा लेकिन चार्जशीट जो दी जाएगी डीओएम। अब अ चार्ज एम्प्लॉय हैज़ ए नोट चूज टू चूजिंग असिस्टेंट रेलवे एम्प्लॉय डिफेंस काउंसिल का, हाउएवर सर्टेन क्लास बेस्ड ऑन डीसी विच आर फॉलोइंग क्लासेस आर बेयर्ड। मतलब विजिलेंस इंस्पेक्टर उसका डीसी हो सकता है, रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन जो है वो डीसी हो सकता है, लेकिन जो प्रोफेशनल लॉ करने वाले वकील होते हैं वो उसका असिस्टेंट नहीं हो सकता। रीअपॉइंटमेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन केस ऑफ रिमूवल एंड सर्विस कंसिडर्ड बाय द रिवीजिंग अथॉरिटी के द्वारा रीअप्लाइमेंट उससे किया जाता है। और रिडक्शन टू द लोअर स्टेज टाइम स्केल ऑफ पे फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, अगर 3 साल से ज़्यादा का पीरियड नहीं है उसका तो उसे लोअर पेनल्टी मतलब माइनर पेनल्टी माना जाएगा। और पेनल्टी कंपलसरी रिटायरमेंट सर्विस शुड बी इम्पोज ओनली, ये जो अगर ये पेनल्टी उसे दी गई है कंपलसरी रिटायरमेंट रिमूवल डिसमिजल, तो ये जो है किसके द्वारा दी जाएगी? अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर द टाइम बिंग, जिस पोस्ट पे एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके अनुसार उसे दिया जाएगा। द फॉलोइंग आर नॉट पेनल्टी अंडर DNAR रूल्स के अंदर कौन सी सेंसर एक पेनल्टी है? रूल नंबर 6 में हमने देखा है। स्टॉपेज ऑफ पास है, रिकवरी पेक्यूनरी लॉस वो भी है, लेकिन वार्निंग उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है जो 11 पेनल्टी दी गई है, तो वार्निंग इज़ नॉट अ पेनल्टी। साथ ही साथ इसमें अगर सस्पेंशन भी होता तो सस्पेंशन भी पेनल्टी नहीं है, वो भी एक ये वार्निंग और सस्पेंशन दोनों एक ऑफिशियल प्रोसीजर है, ऑफिशियल एक्टिविटी। वेदर एडॉक प्रोमोटिंग ऑफिसर आर कॉम्पिटेंट टू इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, तो इसमें दोस्तों नहीं कर सकते हैं। विच पेनल्टी इज नॉट रिकवर्ड इन रिकॉर्ड इन सर्विस सीट, तो वार्निंग में सर्विस सीट में उसका रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। While forwarding appeal under the 21 DNAR appeal authority should be confirm with comments, तो किस पे कमेंट्स दिया जाएगा उसके द्वारा? कमेंट्स ऑन एक्स्ट्राडस सर्कमस्टांसेस ऑन विच चार्ज ऑफिशियल हैज़ हैड नो अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन हिज पोजीशन। उसकी जिस एक कोई नई एक्स्ट्रा जो सर्कमस्टांसेस डाल दी गई जिसमें कि उसे अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है उस पर कमेंट देगा, बाकी पे तो उसकी रिपोर्ट पूरी रहेगी। Whether divisional safety officer can act as disciplinary authority in the case of misconduct of deputy SS working under DOM, तो अभी जैसा पहले क्वेश्चन में था वही सेम है कि वर्किंग अंडर DOM डिप्टी SS ऑपरेटिंग का कर्मचारी है, DOM के अंडर में काम करता है, तो उसे अगर वो चाहे सेफ्टी में वायलेशन में उसको चार्जशीट दी हो तो उसे सीनियर DOM ही देंगे, उसे सेफ्टी ऑफिसर चार्जशीट नहीं देगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं रहेगा वो।
whether issuing a counseling government displeasure can constitute penalty under DNAR rules is not a penalty। ये गवर्नमेंट डिस्प्लेजर मतलब सरकार की डिस्प्लेजर मतलब सरकार नाखुश होना, नाराज़ होना, इस प्रकार से। तो ये एक पेनल्टी नहीं है, लेकिन एक प्रकार का एक्ट है जिसमें निंदा की जाती है। कैन अ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑर्डर स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट रूल नंबर 6 RS 1968 इफेक्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एश्योरेंस ऑफ ऑर्डर और डेट ऑफ द नेक्स्ट इंक्रीमेंट। तो इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से उसका मतलब इंक्रीमेंट रोका जाएगा, क्योंकि उसके मान लो इमीडिएट इफेक्ट में अगर करते हैं तो इमीडिएट इफेक्ट से उसको बैक करना पड़ेगा, उसका इंक्रीमेंट नहीं रोका जाएगा, इंक्रीमेंट उसके नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट से ही रोका जाएगा। तो व्हाट इज़ द परमिशिबल टाइम लिमिट प्रिपेयरिंग रिवीजन पिटिशन टू द रिविजनल अथॉरिटी। तो इसके 45 डेज रिवीजन के लिए टाइम दिया गया है। विच रूल कम्स अंडर रिवीजन पिटिशन इज नॉट प्रिफर विद इन द टाइम लिमिट। तो रूल नंबर 27 ये बोलता है कि अगर मान लो 45 दिन से ज़्यादा का समय भी हो गया और फिर अगर एम्प्लॉई अपील रिवीजन के लिए अपील करता है तो उसे कंसिडर किया जाएगा, बशर्ते कि वो जो सेटिस्फाइड रीजन जो है सेटिस्फाइड मैनर में होना चाहिए। अंडर विच द सर्कमस्टांसेस एक्स पार्टी इंक्वायरी कैन बी होल्ड। तो एक्स पार्टी का मतलब होता है एक तरफा डिसीजन देना। तो एक तरफा डिसीजन कब दिया जाएगा, जब चार्ज ऑफिशियल इंक्वायरी ऑफिसर के सामने 2 से ज़्यादा ओकेशन में अटेंड नहीं होता है, तो उस कंडीशन में एक्स पार्टी डिसीजन दिया जाएगा। कैन एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन रूल नंबर 6 इम्पोज विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोथ द प्रोरेस्पेक्टिव इफेक्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट एज एडमिसिबल। दोनों तत्काल प्रभाव से लागू हो सकता है जो भी उसे पेनल्टी दी जाएगी। ड्यूरिंग द डिपेंडेंसी ऑफ पेनल्टी ऑफ स्टॉपेज पास एंड PTO पर प्रमोशन ऑफ रेलवे विल बी इफेक्टेड। तो पास और PTO रोकने के लिए दंड के लिए लंबित होने पर यदि कर्मचारी की पदोन्नति प्रभावित होने वाला हो तो प्रमोशन विल नॉट बी अफेक्टेड। पास PTO अगर रोक दिया गया तो उस कंडीशन में उसका प्रमोशन नहीं रोका जाएगा, उस प्रमोशन बराबर उसे दिया जाएगा। फिर से आ गया DNAR के अधीन 9 के तब जब जांच करना प्रयोग में न हो बर्खास्तगी की निष्कासन सीधे तौर पर जारी किया जा सकता है। तो रूल नंबर 14 का सेकंड के आधार पर। व्हाट इज़ द करेक्ट रूल इन RS DNAR कॉमन प्रोसीडिंग के लिए रूल नंबर 13 है दोस्तों, और रूल नंबर 13 है, और इसकी जो कॉमन प्रोसीडिंग के लिए प्रोसेस जो होती है वो रूल नंबर 10 में होती है। अंडर विच रूल फॉर 10 कॉमन प्रोसीडिंग के लिए जो एक्सेप्ट दिया जाता है वो एक्सेप्ट 10 दिया जाता है, लेकिन प्रोसीजर जो होती है रूल नंबर इसमें नियम क्या है, सामान्य प्रक्रिया का नियम रूल नंबर 13 में। अंडर विच रूल डिस्पोजिंग द रिवीजन पिटिशन बाय GM द केस शुड बी रिफर टू RRT। तो रूल नंबर 24 के अनुसार GM सर के पास जब रिवीजन पिटिशन जाती है तो वो देखते हैं कि उसे RRT के पास में एडवाइस के लिए भेजना है या नहीं भेजना है। इट इज़ नेसेसरी टू इंक्वायरी ऑफिसर शुड बी सफिशिएंट सीनियर रैंक इन चार्ज ऑफिशियल। तो ऑलवेज इंक्वायरी ऑफिसर शुड बी सीनियर मतलब हायर रैंक का होना चाहिए। हु कैन एक्सरसाइज रिविजनरी पावर व्हेन नो अपील हैज़ बीन प्रिपेयर इन टर्म ऑफ 25(1) से 4। तो द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ DRM से कम रैंक का जो ऑफिसर रहेगा वही कैन नॉट एक्सरसाइज रिविजनरी पावर व्हेन नो अपील हैज़ बीन प्रिपेयर इन द टर्म ऑफ 25(1) का ए। Whether it is obligatory for inquiry officer to inform defense counsel engaged for the charge official in each hearing. Inquiry officer should be डिफेंस इंक्वायरी ऑफिसर जो है डिफेंस काउंसिल को इन्फॉर्म करेगा इसमें। व्हाट इज़ द करेंट रूल ऑफ ग्रांटिंग कंपेशनर अलाउंस टू रेलवे सर्वेंट हु आर रिमूव्ड और डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस। तो इसमें रूल नंबर 65 जो है पेंशन रूल का 65 के आधार पर उसे दिया जाता है। अब देखा जाता है कि रिफ्रेश मान लो एम्प्लॉय को डिसमिसल रिमूवल कर दिया, उसके बाद में उसने अपील की, रिवीजन पिटिशन डाली, उसमें अगर मान लो उसको रीअपॉइंटमेंट किया जाता है या फ्रेश अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है किस रूल के आधार पर किया गया है इसको, तो 402 IREC वॉल्यूम 1 के आधार पर ये किया जाता है। इस रूल के आधार पर उसको रीस्टेटमेंट या रीअपॉइंटमेंट दिया जाता है। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रूल्स DNAR, हाउ मेनी पार्ट्स दे आर डिवाइडेड। तो ये पहले उस वीडियो बताया दोस्तों मैंने
31 रूल्स हैं जिनको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रूल्स 11 ऑफ RS 1968 डील विद प्रोसीजर। 68 के 11 किस प्रकार की प्रोसीजर में किया गया है, तो माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग के लिए रूल नंबर 11 में किया गया और 9 में मेजर पेनल्टी का किया गया। अब विच इज द फॉलोइंग इज नॉट टर्म एज पेनल्टी अंडर DNAR 1968। तो सस्पेंशन इज नॉट अ पेनल्टी अंडर रूल्स DNAR में सस्पेंशन कोई पेनल्टी नहीं है, वो एक ऑफिशियल एक्टिविटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट अलाउड टू इंगेज एज डिफेंस काउंसिल। तो लीगल जो प्रैक्टिशनर होता है वो डिफेंस काउंसिल में एक्ट नहीं कर सकता है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस ऑफ हेड क्लर्क CPO ऑफिस हु हैज एब्सेंट फ्रॉम overstaying his leave without giving him any opportunity show cause why she should not be removed। उसे क्यों रिमूव नहीं किया जा सकता बिना उसे शो कॉज नोटिस दिए या उसे अपॉर्चुनिटी दिए हुए अपने सफाई पर बताने के लिए। तो ये इसके बारे में रूल नंबर आर्टिकल 311 का 2 है दोस्तों। इसमें ये बताया गया है कि बिना अपॉर्चुनिटी दिए, बिना उसकी सफाई सुने उसे रिमूव या डिसमिसल नहीं किया जा सकता किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक एम्प्लॉय का। लेकिन इसी रूल को ओवरव्यू सब सुपरसीड करता है 14 का सेकेंड, रूल नंबर 14 का सेकेंड। वाइल फॉरवर्डिंग अपील अंडर रूल 21 का थर्ड फॉर द रेलवे सर्वेंट रूल टू अपीलेट अथॉरिटी शुड बी। अपीलेट अथॉरिटी को होना चाहिए कैन कमेंट ऑन एनी एक्स्ट्रा सर्कमस्टांसेस ऑन विच द चार्ज ऑफिशियल हैड नो अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन दिस हिज अपोजिशन। Who is the competent to review under 25A रेलवे सर्वेंट 1968। तो 25A के अनुसार में मतलब कंपिटेंट टू रिव्यू कौन है कंपिटेंट, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है 25A के। Who is the competent authorities consider appeal without restrictions for time limit। इसमें GM सर, जहाँ तक मेरा नॉलेज है GM सर ही रहेंगे, लेकिन इसका भी मुझे कहीं रिटर्न में पढ़ने को मुझे मिल नहीं पाया था। When it is not practicable to hold any inquiry, रूल नंबर 9 रेलवे सर्वेंट रूल वेदर रिमूवल डिसमिसल कैन बी डायरेक्टली ऑर्डर, ये रूल नंबर 14 का सेकंड। हु इज़ द competent to issue government displeasure to a retired railway employee whose case has been dropped after retirement but initiated before retirement। तो इसके लिए रेलवे बोर्ड रहेंगे। हु कैन एक्सरसाइज रिविजनरी पावर व्हेन नो अपील हैज बीन प्रिपेयर इन टर्म ऑफ 25A। तो ये DRM से नॉट बिलो देन द DRM रैंक अगर इसकी नो अपील हैज़ बीन प्रिफर्ड इन टर्म ऑफ रूल। विच अथॉरिटी टू कट पेंशनरी बेनिफिट, कौन अथॉरिटी है जो पेंशनरी बेनिफिट को कट कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेदर रिविजनल रिव्यू केस ऑलरेडी फाइनलाइज बिफोर रिटायरमेंट द रेलवे सर्वेंट कांट बी इनिशिएटेड आफ्टर हिज रिटायरमेंट द रिव्यू ऑफ इम्पोज द कट पेंशनरी बेनिफिट। तो पेंशनरी बेनिफिट को कट नहीं किया है, कैन नॉट बी इनिशिएटेड। वेदर पेंशन इज पेएबल इन द केस ऑफ रिमूवल डिसमिसल ऑफ रेलवे सर्वेंट। तो इस दौरान में दोस्तों पेंशन नहीं दिए जाते, पेंशन इज नॉट पेएबल। एक तो ये आंसर हो सकता है। दूसरा कंपेशनेट अलाउंसेस कैन बी कंसिडर, उसको उस समय जो भत्ता दिया मतलब पेमेंट दिया जाता है या जो उसे बेनिफिट दिया जाता है उसको बोलता है कंपेशनेट अलाउंस, सहानुभूति भत्ता। अंडर विच रूल इज परमिटेड फॉर कंसिडरेशन ऑफ अपील। 22 के आधार पर उसे अपील कंसिडर की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डर अगेंस्ट नो अपील लाइज। द ऑर्डर पास्ड बाय इंक्वायरी ऑफ अथॉरिटी इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी, उसके द्वारा जो दिया जाएगा उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकती है। When the railway servant D&AR rules 1968 applicable to constable of railway protection force, तो नॉट एप्लीकेबल। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पे DNAR रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। 96 देख लेते हैं। हु इज़ द कॉम्पिटेंट टू इनिशिएट एंड फाइनलाइज DA प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट, तो सीनियर DCM सर रहेंगे उसके लिए। रिडक्शन टू द लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ कैन नॉट बी इफेक्ट प्रमोशन ड्यूरिंग पेनल्टी, मतलब शास्ति की अवधि में वेतन टाइम स्केल में निचले स्तर में कटौती पदोन्नति को प्रभावित नहीं कर सकती है। तो आफ्टर प्रमोशन मतलब जब तक उसका ये पेनल्टी रहेगी उसके बाद में उसे प्रमोशन किया जाएगा, मतलब इफेक्ट प्रमोशन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पनिशमेंट पे, पनिशमेंट एक्सपायर होने के बाद में उसे प्रमोशन दिया जाएगा। अंडर रूल नंबर 14 का 2 क्या है, तो 14 का 2 अभी 2-3 बार चर्चा होगी। रिमूवल डिसमिसल विदाउट एनी इंक्वायरी when it is not practicable to hold inquiry in a normal manner।
विच वन ऑफ द पेनल्टी कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट, कट इन रिटायरमेंट कंप्लीमेंट, पास में उसमें रिटायरमेंट कट नहीं किया जा सकता है, पेंशन कट की जा सकती है, DCRG की जा सकती है, PF कट किया जा सकता है। बिफोर फॉरवर्डिंग द मर्सी अपील, रेलवे बोर्ड फॉर मर्सी अपील में भी एग्जामिन बाय रिवाइजिंग अथॉरिटी के द्वारा उस मर्सी अपील को देखा जाएगा। आफ्टर रिटायरमेंट, अ चार्जशीट कैन बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिटायरमेंट के बाद सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये राइट है। रिप्लाई टू चार्ज मेमोरेंडम बाय चार्ज ऑफिशियल, 10 डेज में उसे देना होता है। व्हेन इंक्वायरी इज नॉट नेसेसरी, जब इंक्वायरी अनिवार्य नहीं हो तो चार्ज नॉट एडमिटेड बाय द CO। व्हेन इंक्वायरी इज नॉट नेसेसरी, इंक्वायरी जब अनिवार्य नहीं होता है, अगर चार्ज एडमिटेड बाय द CO, तो इसमें ये बी ये गलत है दोस्तों, इसको इसका सही आंसर आएगा चार्ज एडमिटेड बाय द CO। चार्ज ऑफिशियल ने अगर चार्ज एडमिट कर लिया तो इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं होती। अराइजिंग आउट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय CBI, द चार्जशीट में बी ड्रॉप्ड बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, द मैटर शुड बी कंसल्ट विद द CBI, जो GM रहेंगे उनसे करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर इज मैंडेटरी इन ऑल केसेस, सभी केसेस में प्रेजेंटिंग ऑफिसर जरूरी है, या CBI में, सस्पेंशन में। इसमें भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, कि पढ़ने में नहीं आया, लेकिन सभी केसेस में जहाँ तक PI रहते हैं। एलिगेशन अगेंस्ट इंक्वायरी ऑफिसर एज बायस्ड, मतलब अगर कोई इंक्वायरी ऑफिसर है जो किसी का पक्षपात कर रहा है, पक्ष ले रहा है, तो उस कंडीशन में द केस शुड बी पुट अप फॉर सुटेबल ऑर्डर, तो अपीलेट अथॉरिटी, जो अपीलेट अथॉरिटी रहेगी उसके पास केस को पुटअप किया कर दिया जाएगा। डेली ऑर्डर शीट मेंटेन बाय इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा की जाती है, डेली ऑर्डर शीट। विच पेनल्टी डज नॉट अफेक्ट द प्रमोशन, पास और PTO हेल्ड अप करने पर प्रमोशन इफेक्ट नहीं होता है। तो एक्सपार्टीशन में भी हेल्ड व्हेन चार्ज ऑफिशियल डज नॉट अपीयर, चार्ज ऑफिशियल उपस्थित नहीं हो तो उस समय कर दी जाती है। इन केस ऑफ NOC CBC विजिलेंस केस, बिफोर इम्पोजिंग द पेनल्टी मैटर शुड बी कंसल्ट विद द विजिलेंस के जो GM हैं, मतलब जो विजिलेंस के SDGM, जहाँ पर विजिलेंस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, वहाँ पर उनसे कंसल्ट करने के बाद में उसे चार्जशीट दी जाती है। इंक्वायरी इज नॉट नेसेसरी व्हेन द एम्प्लॉय कन्विक्टेड इन क्रिमिनल चार्जेस, में अगर दोषी है तो इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं होती है। फिर से आगे, अंडर विच डिसिप्लिन अथॉरिटी डज नॉट इशू अ फॉर्मल चार्जशीट फॉर इम्पोजिंग अ पेनल्टी, बिना पेनल्टी चार्ज, मतलब मैंने चार्जशीट इशू की है उसे डायरेक्ट पेनल्टी दी जा सकती है। ग्रुप A और SAG कम्युनिकेटेड गवर्नमेंट डिस्प्लेजर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो ग्रुप A के एम्प्लॉय और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के एम्प्लॉय उनके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द डेट फ्रॉम विच रेलवे सर्वेंट 1968 कैन, 1 अक्टूबर 1968 से इन्फोर्स हुआ ये। विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर इशूइंग मेजर पेनल्टी चार्जशीट इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, SFI दी जाती है। रेलवे सर्वेंट पनिश्ड विथ स्टॉपेज ऑफ 2 ईयर स्केल, अगर मान लो इस स्केल में है वो, उसे 2 साल का पनिशमेंट दिया गया है, और उसका बेसिक था उस समय 4625, और कम्युलेटिव इफेक्ट दिया है तो 1/8/2005 को उसका इंक्रीमेंट लगना था। आफ्टर एक्सपायरी पनिशमेंट हिज पे विल बी, तो दोस्तों अब उसको 2 साल के लिए इंक्रीमेंट हेल्डअप किया है। और कम्युलेटिव इफेक्ट का मतलब यह हो गया कि उसका जो आगे मिलने वाले जो पोस्टपोनिंग जो इंक्रीमेंट थे वो उसे नहीं मिले जाएंगे, मतलब सीधा उसका बेसिक यही बेसिक रहेगा पूरे अगले 2 साल तक के लिए, और जब इंक्रीमेंट लगेंगे तो इसके ऊपर एक इंक्रीमेंट लगेगा, जो बीच के 2-3 साल का जो है उसको कम्युलेटिव इफेक्ट रहेगा। तो इसमें ऐसा कोई ये बेसिक नहीं रहेगा, ये डायरेक्ट इसी बेसिक के ऊपर से लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू बी अ टाइटल ऑफ डिसिप्लिनरी अपील रूल, तो इसका नाम दिया है द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिनरी अपील रूल 1968। मिनिमम पीरियड ऑफ विथहोल्डिंग इंक्रीमेंट, कम से कम 2 महीने का पीरियड होता है विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट करने का। हर रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय में भी ग्रांटेड पेंशन फाइनलाइज ऑफ D&A के एक्सेशन, तो उससे जो पेंशन दी जाती है उसे प्रोविजनल पेंशन बोला जाता है, हाफ या फुल पेंशन नहीं बोला जाता, उसको प्रोविजनल पेंशन। ग्रुप C का एम्प्लॉय है 4200 ग्रेड पे में अंडर सस्पेंशन, हुई इज एक्चुअल कंपेटेंट अथॉरिटी इन हिज
ग्रेड, तो कौन रहेगा 4200 वाले में? तो एटलीस्ट GAG ग्रेड के ऑफिसर उसके लिए कंपिटेंट अथॉरिटी रहेंगे। Who is the competent authority to issue government displeasure notice for retired employee up to and including selection grade of JA grade in respect of D&AR proceeding had already been initiated before retirement but should proceed are to be stopped? President of India. In any case, ADRM is disciplinary authority who will be acting the appellate authority. Appellate authority कौन रहेगा उसमें? PHOD, जो विभाग का प्रधान अध्यक्ष PHOD जो रहेंगे वो रहेंगे उसके appellate authority. In case PHOD or revising authority enhance the penalty, then charge official may refer to an appeal to railway board को अपील कर सकता है। 124 देख लेते हैं कि अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट अंडर रूल 402 RI सेकेंड के अनुसार द रेलवे एम्प्लॉय में भी गिव फुल बेनिफिट ऑफ पास्ट सर्विस फॉर फॉर्च्यून ऑफ पास्ट सर्विस, सेवा के पूर्व सेवा का दंड, मतलब उस सेवा को फॉरफीचर कर दिया जाएगा। Imposition of enhanced punishment by the competent authority within the 6 month, 6 महीने के भीतर उसे इन्हेंस करना होता है, और अगर रिड्यूस करना है तो 1 ईयर यदि है। रिड्यूस पेनल्टी और अपहोल्ड द पेनल्टी इम्पोज बाय द competent authority within 1 year. So called notice is necessary when imposed to enhance punishment, अगर उसका पनिशमेंट एनहेंस किया तो उसे सो कॉल्ड नोटिस देना जरूरी होता है। इंक्वायरी ऑफिसर रिपोर्ट टू बी सप्लाइड टू कंट्रोलिंग अथॉरिटी या फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को दी जाती है उसकी रिपोर्ट। अब देखते हैं कि इन एनी केस द प्रिपेयर द रिवीजन पिटिशन इन द मीन टाइम ही हैज डाइड, हिज पिटिशन में बी कंसिडर्ड बाय GM। In very special circumstances, which authority can revert an officiating employee relaxed of the time of 18 month? 18 महीने के लिए कौन रिलैक्स कर सकता था? तो GM सर उसे ऑफिशिएटिंग ड्यूटी के लिए रिलैक्स कर सकते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग पेनल्टी आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, सेंसर को फॉलोइंग पेनल्टी आर रिकॉग्नाइज्ड, कौन सी इसमें से एक पेनल्टी है? तो सेंसर है, वार्निंग नहीं है, काउंसिलिंग भी नहीं है, गवर्नमेंट डिस्प्लेजर भी प्लेजर ये जो ये पेनल्टी नहीं है, सेंसर पेनल्टी। व्हेन कैजुअल लेबर कैन बी गवर्न अंडर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रूल, तो इस रूल में जब अगर उसने टेम्प्रेरी स्टेटस मिल गया है तो उस समय से माना जाएगा। रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन ऑफिशियल कैन बी अलाउड टू एक्ट डिफेंस काउंसिल इन D&AR रूल, तो 5 नंबर ऑफ केसेस। विच इज़ द रिलेवेंट रूल नंबर DN 16 कॉमन प्रोसीडिंग के लिए रूल नंबर 13 है। अ सस्पेंड रेलवे एम्प्लॉय इशू मेजर पेनल्टी चार्जशीट बट फाइनली इम्पोज अ माइनर पेनल्टी, द ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेंशन पीरियड इज ड्यूटी। तो इस तरह दोस्तों ये थे 135 क्वेश्चंस। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सारे क्वेश्चन मैंने जो बनाए हैं वो एकदम सही है, लेकिन ये एज़ पर माई नॉलेज मेरे पास जितने जो कुछ रिसोर्सेज थे उनको जितना मैं पढ़ पाया, जितना समझ पाया, उनके आधार पर मैंने इनको टिक मार्क किया है। हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं या कुछ डाउट हो सकते हैं या मीनिंग कुछ गलत हो सकता है, तो इसलिए पूरी तरह विश्वास नहीं करके आप अपने हिसाब से भी स्टडी करिए। हाँ, अगर कोई चीज़ ऐसी गलत लगती है तो उसे प्लीज़ मुझे भी कमेंट करके बताइए ताकि मैं उस चीज़ को करेक्शन कर सकूँ। तो दोस्तों इस तरह पढ़ते रहिए और मैं इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, हम लोग मिलके अपने इस गोल को अचीव करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।